हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले म्यूचुअल फंड का पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले म्यूचुअल फंड दैट इज़ पार्ट 2 हम लोग जान चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर मेजॉरिटी पोर्शन का हमने डिस्कशन कर लिया था। मेजॉरिटी आज कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्शन बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, तो इसका भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। वेट, लेट मी शो यू। ये मेरा नंबर है, इस पर जब भी मन करे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। कोई भी क्वेश्चन हो तो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट जिंदाबाद, ठीक है। कमेंट में आपको जब मन करे, जो मन करे लिख सकते हैं। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। म्यूचुअल फंड बना क्या है क्या, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस कर लिया है आई थिंक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, म्यूचुअल फंड के नाम से ही अपलोडेड है। स्नॉप्सिस लिखेंगे ना, कोई भी नाम लिखकर बगल में स्नॉप्सिस, तो आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड भी हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड बना कैसे है। एंड इसके अलावा हमने और क्या टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड वी हैव डिस्कस्ड। एंड म्यूचुअल फंड रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान के बारे में भी डिस्कस किया था। याद आया आपको रेगुलर प्लान क्या था और डायरेक्ट डिफरेंस क्या था दोनों में? एक में ज़्यादा खर्चा पड़ रहा था, रीज़न क्या था? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा पड़ जा रहा था। एक्सपेंस रेशियो के बारे में हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में। एंड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी कैटेगरियों को डिस्कस किया था। इसका एक सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो भी देख सकते हो। ये सेपरेट पॉइंट समझ में आ जाएगा, विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डाला हूँ मैं वो, ठीक है। सिर्फ इस पोर्शन को अलग से समझाया था। एंड ये हमने उसके एडवांटेज हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे फ़ायदे हैं म्यूचुअल फंड के, लॉसेस वगैरह क्या है, रिस्क क्या है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था आई थिंक। ओके, तो ये तो अभी तक का बैकग्राउंड था। अब हम लोग बात करते हैं आगे, फ्यूचर की बात कर ले थोड़ा। का है कलम, यहाँ है, ये है ना। चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अरे चल, हाँ ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, एक म्यूचुअल फंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मतलब एक म्यूचुअल फंड को हम लोग बना कैसे सकते हैं, रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, सवाल ये आता है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड बनाता कौन है? हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले क्लास में देखा था कि म्यूचुअल फंड बनाता है हमारा स्पॉन्सर, राइट। यही है वो स्पॉन्सर, यही वो म्यूचुअल फंड बनाता होगा। तो स्पॉन्सर जब बना रहा है कोई भी चीज़, तो स्पॉन्सर का इज्जत, कॉमन सेंस, एकदम नॉर्मल फ्री माइंड होकर सोचना है, स्पॉन्सर का इज्जत वैल्यू रखता है कि नहीं, रखता है ना। तो स्पॉन्सर का इज्जत मतलब गुड साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका जनरल रेपुटेशन होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के ना अंदर बहुत सारा पोर्शन आता है ना जो कॉमन है, हर एक वीडियो में कॉमन, मतलब हर एक चीज़ के लिए कॉमन ही चिपकेगा। एंड इवन सेबी के अंदर बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसका रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया जब जानने जाएंगे ना, तो मेजॉरिटी चीज़ सेम से मिलेगा, तो काफ़ी कुछ ना कॉमन मिल जाता है। एक आंसर लिखने के लिए बहुत सारा मिर्च मसाला मिल जाएगा आपको। स्पॉन्सर के बारे में बात करें, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जनरल रेपुटेशन होना चाहिए। अब फिर से भी डिस्कस बताते हैं कि भाई देखो, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है। ऐसा थोड़ा है कि आवाज़ सुनेंगे अच्छा रिकॉर्ड, जनरल लोग बोल दिए अच्छा है मतलब अच्छा मानेंगे, नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब भी समझाया गया है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं इस सर्विस में 5 साल का आपका बिजनेस होना चाहिए, मतलब 5 साल का फाइनेंस सर्विस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए कम से कम। एंड नेटवर्थ आपका पॉजिटिव होना चाहिए इस 5 ईयर में। ध्यान रखना, एक वर्ड नेटवर्थ लिखा है, ठीक है, नेटवर्थ, तो नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। नेटवर्थ ऑफ इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर इज मोर देन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करे उससे ज़्यादा ही मेरा औकात होना चाहिए, सिंपल सी बात है। एंड एक चीज़ जो भी, अब मेरा नेटवर्थ के बारे में बात करें, प्रॉफिट, स्पॉन्सर हैज़ प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो वो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब कुछ कहा गया इन 3 आउट ऑफ 3 ईयर, मतलब 5 में कम से कम जो 3 साल है उनके अंदर हमारा प्रॉफिट आना चाहिए। इनके बावजूद, इनको हटाने के बाद, एक्सक्लूड करने के बाद भी हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था, हमने पहले डिस्कस किया ये स्पॉन्सर का अच्छा रेपुटेशन होना चाहिए मार्केट में, राइट। तो अच्छा रेपुटेशन का मतलब ये होता है, ये सिर्फ एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये एक पॉइंट मतलब अब एग्जाम में लिखना है तो स्पॉन्सर का गुड रेपुटेशन लिख दिया, नीचे 2-3 पॉइंट लिख दिया इंपॉर्टेंट वाला, लाइक ये वाला चिपका दिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाला चिपका दिए, ये चिपका दिए, हो गया। एंड ये चिपका दो, हल्का सा शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। एंड फिर फिट एंड प्रॉपर पर्सन, हर कोई फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। अब सोचो कोई पगला इंसान एकदम लुनेटिक है,
पागल है, अचानक से बोला हाँ म्यूचुअल फंड खोलेंगे, बहुत पैसा है मेरे पास, नहीं खोल सकता है। तो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। एंड एक चीज़, स्पॉन्सर हैज़ कंट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। 40% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन, कोई भी बंदा अगर 40% तक होल्ड कर लेता है ना नेटवर्क AMC के अंदर, तो उसको हम लोग स्पॉन्सर मानेंगे, डीम टू बी ए स्पॉन्सर एंड विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उसको अपना क्राइटेरिया जो भी स्पॉन्सर के होते हुए एज अ स्पॉन्सर उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एक कॉमन लाइन है, यहाँ पे C लिखना चाहिए मेरे को, कॉमन लाइन। कॉमन लाइन क्यों है? ये हर जगह AMC पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, ये हर जगह यही चिपकेगा। मतलब स्पॉन्सर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर, ये लोग ना कोई भी ऑफेंस वगैरह नहीं होने चाहिए। कॉमन सा पॉइंट है ना कि जो स्पॉन्सर है उसका जनरल रेपुटेशन होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। स्पॉन्सर है तो पैसा लगाएगा भैया, कितना लगाएगा? 40% कम से कम लगाना होगा। नेक्स्ट बात बोले कि हमारा जो कोई ऑफिसर है वो सब चीटिंगबाज नहीं होना चाहिए, बोले तो अपना ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस में या फिर किसी भी फ्रॉड में गिल्टी, नॉट कन्विक्टेड इन ऑफेंस इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड में नहीं जाना चाहिए, और कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। लाइक विजय माल्या आजकल इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिस्ट में आते हैं, तो भगौड़े हैं वो लोग, तो वैसे इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। ओके, ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे एज पर द अकॉर्डेंस, जो प्रोविज़न में लिखा है वैसे ही अपॉइंट करेंगे। तो 5 पॉइंट तो यहाँ से आराम से मिल जाएगा। स्पॉन्सर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो एकदम ईजिली आंख बंद करके लिख सकते हैं ना कि उसका अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, उस कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ देगा, 40% कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कम से कम उसका जो एम्प्लॉई है, जो डायरेक्टर है, वो लोग अच्छे होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए, कॉमन सेंस से सोच सकते हैं हम लोग। एंड ट्रस्टी जो होना चाहिए वो भी हम लोग प्रोविज़न के थ्रू ही अपॉइंट करेंगे। तो कम से कम 5-6 पॉइंट आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। 5 मार्क्स के लिए ही आता है। की प्लेयर ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के की प्लेयर के बारे में बात करते हैं। इसका एक फ्लो चार्ट है, कहाँ है? यहाँ है, सॉरी, की प्लेयर ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। 5 टो और यहाँ पे 3 टो इंटरमीडिएटरी है, और ये 5 टो एकदम फंडामेंटल है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमने बात किया था ना, जो भी काम करना है म्यूचुअल फंड के अंदर सब कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही करती है ना। कोई भी काम करना है आज के डेट में एसेट मैनेजमेंट कंपनी करेगी, चाहे वो यूनिट इशू करना हो, चाहे वो डिविडेंड बांटना हो, प्लान करना हो कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, या और कोई भी प्लान हो। ट्रस्टी होना चाहिए। ट्रस्टी का काम क्या है? देखेगा, सिर्फ चुपचाप देखता रहेगा। मतलब AMC ठीक काम कर रहा है कि नहीं, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, शेयर जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, यूनिट होल्डर्स है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है कि नहीं, सेबी के पास जो डिटेल भेजना है वो भेज रहे हैं कि नहीं, हम रेगुलेशन के अलावा और जो भी कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ट्रस्टी का सिर्फ काम होता है वॉच डॉग का, देखते रहेगा कि कुछ भी गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा है। यूनिट होल्डर्स जो बेचारे यूनिट परचेस कर रहे थे, बेचारे नहीं बोलना चाहिए, पैसे वाले होने चाहिए लोग। तो यूनिट होल्डर मतलब जो यूनिट परचेस कर रहे हैं, एंड परचेजर क्या कर रहे हैं भैया, अपना यूनिट परचेस किया है, वही। बिना यूनिट होल्डर के तो म्यूचुअल फंड का इज्जत ही नहीं है, राइट। तो म्यूचुअल फंड हो गया लास्ट। कस्टोडियन, यहाँ पे 3 मार्केट इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है? जो बीच वाले होते हैं, बिचौलिए। तो कौन कौन है? मतलब ये इनका बहुत ज़्यादा दायित्व तो बनता है, बिना इनके ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो कस्टोडियन, जिसके कस्टडी में सब कुछ रहता है। ट्रांसफर एजेंट, जो सब कुछ ट्रांसफ़र कराता है, लाइक तुम्हारा शेयर इसके पास जाना है, या फिर म्यूचुअल फंड ने यूनिट इशू किया है, तो वो ट्रांसफरिंग का काम ट्रांसफर एजेंट करता है। ट्रांसफर हो गया तो कस्टडी का काम कस्टोडियन करता है। एंड डिपॉजिटरी क्या करता है भैया? डीमैट में सब कुछ को कंट्रोल रखता है। NSDL और CDSL का नाम सुना ही होगा आपने लाइफ में कभी ना कभी, राइट। अगर डीमैट का नाम सुना है, डीमैट के बारे में हल्का भी जानते हो, तो हम लोग जानते हैं ना ये डिपॉजिटरी कौन है, 2 ही डिपॉजिटरी आज के डेट में। अब फिर उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। थोड़ा नॉइज़ हो सकता है, प्लीज़ अवॉइड, दिन का रिकॉर्ड में यही प्रॉब्लम होता है, छोड़ो। 5 प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट, सॉरी नॉट कंस्टिट्यूशन, क्या पढ़ रहे हैं हम। स्पॉन्सर के बारे में हमने डिस्कस किया। स्पॉन्सर के बिना तो म्यूचुअल फंड बन ही नहीं सकता है, राइट। म्यूचुअल फंड बनाएगा कौन? फ्लो कौन करेगा? म्यूचुअल फंड, ये स्पॉन्सर करेगा, और कम से कम 40% अपना कंट्रीब्यूशन देगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, जो क्या करता है, सारा कुछ एसेट मैनेजमेंट ही कंपनी करता है, चार्ज वगैरह सब कुछ। ये सब काम करने के अगेंस्ट में वो लेता क्या है? अपना सर्विस फीस लेता है बस, ठीक है। और फीस मतलब 500,000 नहीं, करोड़ों में होता है उनका। कमीशन लेगा क्लाइंट से, जो भी है सब कुछ वही लेता है, अपना AMC लेगा। नेक्स्ट बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हम अपने कंपनी में अपने म्यूचुअल फंड में अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या क्या करेंगे? देखने का जरूरत नहीं है, बिना देखे सोच सकते हैं।
पहला तो कॉमन पॉइंट, उसका जनरल रेपुटेशन होना चाहिए। दूसरा जनरल रेपुटेशन, दूसरा फिट एंड प्रॉपर, तीसरा तो कॉमन सेंस, डायरेक्टर कोई एम्प्लॉय किसी ऑफेंस में नहीं होना चाहिए, 3 हो गया। चौथा हमारा जो भी एएमसी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट सुना होगा, कंपनीज एक्ट सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 याद आया। तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ होने चाहिए। तो 5 पॉइंट के लगभग मिल गए यहाँ पे, 4-5 पॉइंट फ्री का। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ नेटवर्थ का औकात होना चाहिए कि भाई एएमसी बनने लायक मेरा कुछ इज्जत है मार्केट में, वो 1 पॉइंट। तो 5-6 पॉइंट यहाँ पे इज्जत बन गया, आंसर आराम से हो जाएगा। अब देखते हैं, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, हाँ भाई जनरल रेपुटेशन होना चाहिए, होगा। फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, हो गया भाई। हमारा डायरेक्टर एएमसी जो है वो लोग एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, हाँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक अच्छा पॉइंट है, सबके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक अगर म्यूचुअल फंड करें और फिनांस का किसी को नॉलेज ही नहीं है तो कैसे चलेगा, तो फिट एंड प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए सभी के पास। की पर्सनल जो है वो लोग किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस में या फिर कहीं भी फ्रॉड वगैरह में नहीं घुसे होने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट 50% लोग कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, नॉट एसोसिएटेड विद द एसोसिएशन, मतलब कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, मतलब क्या इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए, राइट। एंड नेटवर्थ 50 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे चिपकाया हुआ है, दैट इज चेयरमैन ऑफ एएमसी नॉट बी ट्रस्टी ऑफ, कहाँ गया, हाँ चेयरमैन ऑफ जो एसिड एएमसी का जो चेयरमैन है वही बंदा ट्रस्टी, जो नॉट अ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड, वही म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, वही अगर खुद से अगर एएमसी का भी चेयरमैन अगर ट्रस्टी बन जाए तो जो भी करेगा एएमसी वो तो अलाउ कर देगा, अपना ही घोटाला कर देगा ना, पैसा लेके अरबों खरबों रुपया लगा रहता है भाई एक म्यूचुअल फंड के अंदर। ट्रस्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, बट वी हैव डिस्कस इट, हाँ ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ भटक के चलाया था। ट्रस्टी क्या होता है हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए बोला गया है, यहाँ पे ट्रस्टी का हेडिंग नहीं दिया था। ट्रस्टी को अपॉइंट करना है तो भैया ट्रस्टी कैसा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब ट्रस्टी का मतलब ये मत समझ लेना कोई एक आदमी होगा ट्रस्टी, ये भी एक कंपनी होती है, मतलब स्पॉन्सर भी एक कंपनी हो सकता है, ट्रस्टी भी एक कंपनी हो सकता है, एएमसी भी एक कंपनी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों कंपनी ही बन सकते हैं और तीनों कंपनी आपस में मिलकर एक इतना बड़ा म्यूचुअल फंड को चला रहा है। वरना एक इंसान के पर्सनल डिसीजन के ऊपर, मतलब एक इंसान खुद का बुद्धि के ऊपर इतना अरबों खरबों रुपया, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो ही इज़ अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, उसके पास कॉमन पॉइंट सोच सकते हैं, एकदम बिल्कुल जनरल पॉइंट से बिना सोचे याद हो जाएगा। क्या एबिलिटी होना चाहिए, कॉमन सेंस उसके पास होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, कभी भी मोरल टर्पिट्यूड वगैरह में ऑफेंडेड नहीं होना चाहिए, किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस में नहीं पकड़ा होना चाहिए, ठीक है। एएमसी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए भैया। 2/3 ऑफ द ट्रस्टी शैल बी इंडिपेंडेंट, 2/3 ऑफ द ट्रस्टी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। 2/3 यहाँ पे, वहाँ पे 50% था, एएमसी में 50% है और यहाँ पे 2/3 है, याद रहेगा। एएमसी में 50, यहाँ पे 2/3, कितना 50 एंड 2/3, याद रहेगा। तो होना चाहिए याद, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इन केस ऑफ कंपनी इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, अगर कंपनी को अपॉइंट कर रहा है ट्रस्टी, डायरेक्टर कैन एक्ट एज अ ट्रस्टी, जो डायरेक्टर होंगे वो ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। अब यूनिट होल्डर वही होते हैं बेचारे जो यूनिट होल्ड करके बैठे रहते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था सारा कुछ। इंटरमीडिएटरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो कस्टोडियन होता है भैया हमारा, जो क्या करता है, प्रोवाइड कस्टोडियल सर्विस टू द क्लाइंट, द कस्टोडियन कीप द कस्टडी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द क्लाइंट, सिक्योरिटी वगैरह को अपने पास रखता है, दैट इज कस्टोडियन का काम है, ठीक है। ट्रांसफर एजेंट का काम क्या होता है, ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफर एजेंट का काम क्या है, ट्रांसफर करने वाला काम होता है। डिपॉजिटरी का काम क्या होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेडिंग, इंश्योर इन्वेस्टर अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, वही डीमैट फॉर्म में रखता है। तो डीमैट फॉर्म में रखने का फायदा क्या है, बहुत ही आसान हो गया काम, राइट। पहले फिजिकल फॉर्म में होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था, बैड डिलीवरी हो जाता था, टाइम पे पेमेंट नहीं आया। अब डीमैट फॉर्म में है, सब कुछ फटाफट ऑटोमेटिक एकदम बिना झमेला का हो जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन इज बहुत ही ज़्यादा कॉमन से पॉइंट्स हैं। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है, लाइक रेगुलेशन को आपको कंप्लाई करना होगा, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे,
कोई भी चेंजेस लाएंगे तो आप सेबी को इन्फॉर्म करेंगे, अप्रूवल लेंगे, आप अपना फीस वगैरह देते रहेंगे। इतने बड़े पॉइंट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में करके बता दिया, ठीक है। 4 पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना, हो जाएगा। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आता है, म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, म्यूचुअल फंड का पहले डेफिनेशन चिपका दो, डेफिनेशन रेगुलेशन लिख दिए 1996, फिर म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन थोड़ा सा चिपका दिए, उसके बाद हम लोग अपना मेन पॉइंट स्टार्ट किए। तो ऊपर ना मैक्सिमम 3 से 4 लाइन के अंदर कंप्लीट कर देना है, ताकि उसमें मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगे, और बाकी का जो 4 मिनट बचता है उस 4 से 5 मिनट के अंदर अपना इस वाले क्वेश्चन का इज्जत, जो मेन क्वेश्चन है मेरा, उसको बढ़ा देंगे। तो जब ऊपर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा, उसके बाद मेरा आंसर रहेगा ना, तो क्वेश्चन का इज्जत अपने आप बढ़ जाएगा। म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी ये कुछ खास नहीं है, बेसिकली बात ये यहाँ पे यही बताया गया है कि जो म्यूचुअल फंड का डॉक्यूमेंट होता है, यूनिट इशू करते हैं बोला, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, की कंटेंट क्या क्या रहेगा, स्कीम कौन सा है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, ड्यू डिलिजेंस क्या है, फीस वगैरह हम लोग कितना ले रहे हैं, राइट, यूनिट होल्डर्स के राइट क्या क्या है, कंपनीज एक्ट वाले राइट याद है, शेयर होल्डर अपना डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेगा जो जो देखने लायक है उसके, एंड मीटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करेगा, वोटिंग करेगा, वही सारे राइट्स होते हैं। उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए भाई, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड, ये ओपन एंडेड क्लोज एंडेड होता क्या है हमने पहले ही डिस्कस किया है। इशू प्राइस क्या होगा, रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम, रिस्क क्या है, बेंचमार्क बताएंगे, डिविडेंड कैसे देंगे, परफॉर्मेंस वगैरह दिखाएंगे हमने पहले कैसा काम किया है, एक्सपेंसेस वगैरह को शो करेंगे, एंड द नेम ऑफ एएमसी का नाम क्या है, म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, ट्रस्टी का नाम क्या है, फंड मैनेजर कौन है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करें, मतलब नाम लिखा रहेगा। ये सब मैंने काट दिया, कोई खास था नहीं इसलिए काट दिया। नो योर क्लाइंट, केवाईसी, बैंक कभी गए हो ज़िंदगी में, कभी ना कभी तो गए होगे, नहीं गए जाओ, जाना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। बैंक में जाओगे ना तो हर बार केवाईसी का वर्ड सुना होगा, नो योर कस्टमर, फॉर्म हर बार भरवाते हैं। जब भी बैंक अकाउंट खोलने जाओगे वो केवाईसी मांगेंगे, ठीक है, अकाउंट खोलने के बाद केवाईसी जनरली मांगा जाता है। ये एफएटीए फिनांस एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू इसको लाया गया है, इसको मैंडेटरी किया गया है थ्रू आरबीआई। ये होता क्या है, एफएटीए फिनांस एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोहिबिट करने के लिए ये वाला नो योर कस्टमर का गाइडलाइन आया है। इसमें होता क्या है ना कि नज़र रखा जाता है कि अगर बहुत कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहा है, ईसीएल अभी तो अपडेट हो गया, दूसरा नाम आ गया आई थिंक, उस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर जहाँ भी होगा वहाँ पे एफएटीए फिनांस एक्शन टास्क फोर्स पढ़ेंगे, एंड उसके हम लोग अंदर ये भी जानेंगे आप लोग कि जो सस्पिशियस नेचर के ट्रांजैक्शन है, अजीब अजीब से ट्रांजैक्शन है, 10 लाख के ऊपर कुछ लिमिट है वहाँ पे, वो अगर लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उस पर अलग से नजर रखा जाता है कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा है। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, पता है ना, आजकल बहुत बड़े नेता ने लोग, नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़े नेता लोग मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में फंस रहा है। बेल वगैरह नहीं होता ना, बहुत मुश्किल होता है उसमें। कहाँ कहाँ करवा सकते हैं, जस्ट रीड, ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, रीड एक बार रीड किया होना चाहिए। 1-2 मार्क्स से 3 मार्क्स के अंदर दिया जा सकता है, बट मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। ये एफएटीसी क्या है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। अगर बाहर वाले लोग हैं आपके पास, मतलब अगर कितना पे है 40%, ठीक है, अगर क्या हमारा जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर रिपोर्ट को हम लोग उनके तरीके से बनाएंगे, मतलब मान लो यूएस के हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, ओके, तो उनको जो भी रिपोर्ट देंगे उनके स्टाइल में देंगे, जैसा वो लोग देखते हैं, जैसा उनके पास ये चलता है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, ताकि वो भी अच्छे से समझ पाए। एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम लोग 2 वर्ड सुनते हैं जब भी म्यूचुअल फंड का नाम सुनेंगे ना, कभी भी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाना या फिर उसका ऐप इंस्टॉल करना, उसमें हमेशा एक वर्ड मिलता है, एसआईपी लमसम, सुना होगा वर्ड। एसआईपी मतलब क्या होता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम हर महीने 500 रुपया जमा करेंगे, हर महीने 1000 रुपया जमा करेंगे 20 साल तक, हर महीने 1000 रुपया जमा करेंगे 5 साल तक, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने कुछ ना कुछ करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लमसम में क्या हो जाता है, फिर मेरे पास 5 लाख रुपया है, कल वाले एग्जांपल में 5 लाख रुपया जीते थे, 5 लाख रुपया है, 5 लाख लगा दिए, एक बार में मोटा अमाउंट लगा दिए, बोले हम 10 साल बाद लेंगे, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक लमसम अमाउंट, एक बार में सारा पैसा लगा के बैठ गए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सैलरीड पर्सन के लिए अच्छा है कि भैया हम एक बार में तो ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हर महीना कुछ ना कुछ लगता रहेगा, एंड बाद में एक ह्यूज अमाउंट बन के मेरे को रिटर्न आएगा, उसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्वेश्चन आ सकता है एसआईपी के ऊपर 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि आज के डेट में एसआईपी और लमसम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं आपके पास, और सिलेबस में भी डाल दिया तो ऑफकोर्स पूछेगा।
नेट एसेट वैल्यू मैंने काट दिया। अब ये लोग मत बोलना कि भैया आप काट दिए, इसका मतलब ये नहीं पढ़ना है। पढ़ना है, ये पढ़ना है हम लोग का, इसका प्रैक्टिकल सम प्रैक्टिकल पढ़ना है। एंड इसका जो सॉल्यूशन है, सम है, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, वो सारा क्वेश्चन हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटा दो। एक्सपेंस रेशियो के बारे में कल ही डिस्कस किया था। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो से हमारा ये एक्सपेंस बढ़ रहा था कल वाले वीडियो में, याद है ना? भूल गए? भूल गए, फिर से देखो। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, ये एक काम का चीज़ आता है, मतलब एग्जाम में पूछने का तो नहीं लगता है मेरे को, बट फिर भी बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है तो इसलिए बता दे रहा हूँ। रेगुलेशन के अंदर क्या क्या बोला गया है? ऑल द स्कीम ऑफ द लॉन्च्ड, ऑल द स्कीम लॉन्च कौन कर रहा है भाई? एएमसी करेगा, ठीक है। नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्टी का अप्रूवल लेगा एंड फिर एएमसी स्कीम को लॉन्च करेगा। हम लोग जानते हैं जब वॉचिंग कौन कर रहा है, देखने का काम कर रहा है ट्रस्टी, तो एएमसी कुछ भी करने से पहले इस ट्रस्टी का तो अप्रूवल लेगा, कॉमन सेंस होगा। ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एडिक्वेट डिस्क्लोजर, काफ़ी जो डिस्क्लोजर चाहिए वो डिस्क्लोजर होना चाहिए, वरना इन्वेस्टर समझ कैसे पाएगा कि इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं, है ना। क्लोज एंडेड स्कीम है तो मैंडेटरी करना होगा भाई, लिस्टेड आपको करना ही पड़ेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। जिस दिन सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ से आज के डेट पे क्लोज हो गया सब्सक्रिप्शन, तो आज से 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ हमको अपना इसको लिस्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे कुछ बोला गया है, कुछ किसके किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब अगर लिस्ट नहीं भी यूनिट को लिस्टेड नहीं भी करवाएं तो भी चल जाएगा। किसके लिए भैया? अगर हम बोल दे कि हम लोग मंथली इनकम देंगे, किसको? सीनियर सिटीजन, वुमेन्स, चिल्ड्रेन और फिजिकल हैंडीकैप लोगों को अगर दे रहे हैं ऐसा कुछ, तो हम एग्जम्प्टेड है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब लिस्टेड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा बचाव क्या है? ये अलग से 4 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं, 4 मार्क नहीं 3 मार्क्स होना चाहिए। ये अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसको लिस्ट करने का मैंडेट ज़रूरी नहीं होता है, तो ये अलग से क्वेश्चन निकाल के यहाँ से इंस्टीट्यूट दे सकता है, तो ये भी पता होना चाहिए। इफ़ स्कीम अगर डिस्क्लोज कर दे रहा है कि हम लोग रीपर्चेस कर लेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट, 6 मंथ का टाइम मिलेगा। कहाँ है 6 मंथ? ये तो स्कीम ओपन्स फॉर रीपर्चेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। जिस दिन सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा उस दिन से 6 महीने के अंदर हम उसको वापस से खरीद लेंगे, मतलब अगर आपको पसंद नहीं आया भैया तो वापस कर दो, 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में लिस्टिंग करना इज़ नॉट मैंडेटरी। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम के अंदर आता है ना, मतलब आपके कैपिटल हम लोग सिक्योर रखेंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, सिक्योर रहेगा। इनकम अर्निंग कम आता है बट सिक्योर रहता है पैसा, अगर उस स्कीम में है तो भैया आपको लिस्टिंग करने का जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम कैन बी ओपन फॉर सेल ऑफ रिडम्पशन, ओपन फॉर सेल और रिडम्पशन एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड इंटरवल। यूनिट जो भी है वो प्री डिटरमाइंड, पहले से हम लोग डिटरमाइन कर लिए कि आज से 2 साल के बाद हम लोग सारा स्कीम को रिडीम कर लेंगे, या फिर 5 साल के बाद रिडीम कर लेंगे, तो फिक्स इंटरवल के बाद हम लोग ऐसा रख सकते हैं, क्लोज एंडेड को हम लोग रिडीम कर सकते हैं। कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को क्या क्या नहीं चल रहा, ठीक है। क्लोज एंडेड अगर ये कहाँ गया, हाँ इस पे कैसे चल जा रहा है। क्लोज एंडेड स्कीम कैन बी कन्वर्टेड, क्लोज एंडेड स्कीम हम लोग फ्लोट की है, हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग इसको ओपन एंडेड में कन्वर्ट करेंगे, तो कर सकते हैं। करने का लिए क्या बोला गया भाई? करना पॉसिबल है, लेकिन मेजॉरिटी वर्ड मिल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ यूनिट होल्डर का अप्रूवल लेंगे, और हम लोग ऑफर डॉक्यूमेंट में भी डिस्क्लोजर दिए रहेंगे, हम लोग मतलब म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर दिया रहेगा कि अगर आप चाहो अगर मेजॉरिटी का कंसेंट हुआ तो हम लोग इसको ओपन एंडेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। ओके, नो स्कीम अदर देन इक्विटी लिंक स्कीम, ELSS नाम सुना था ना, पिछले दिन हम लोग ELSS के बारे में डिस्कस किए थे। क्या ना पे फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मोर देन 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा और कोई भी ऑप्शन नहीं खुला रहेगा, सिर्फ ELSS में 15 दिन का ऑप्शन मिलता है सब्सक्राइब करने के लिए बस। ओके, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑल एप्लीकेंट अप्लाइंग 5000 यूनिट मस्ट बी अलॉटमेंट सब्जेक्ट टू मस्ट बी गिवन फुल अलॉटमेंट। जो भी 5000 यूनिट से ज़्यादा के लिए मांग रहे हैं उनको पूरा अलॉटमेंट करो, बाकी का प्रो डाटा वगैरह जो भी होगा। द रेगुलेशन में इतना ही बोला गया है। ओके,
AMC इज़ रिक्वायर्ड टू रिफंड, AMC को सारा पैसा रिफंड कर देना होगा 5 दिन के अंदर। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो जो एक्सेस पोर्शन है उसको रिटर्न कर देंगे, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो ये सारा अमाउंट 5 डेज के अंदर रिटर्न कर देंगे। क्लियर? एक स्कीम को वाउंड अप करना है, ये अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे 3 मार्क्स लिखो, 3 मार्क्स, ये अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि स्कीम को क्लोज एंडेड स्कीम को वाउंड अप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग रिडम्पशन डेट पहले से हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि 5 साल के बाद ये रिडीम हो जाएगा, तो उस डेट पर रिडम्पशन हो सकता है। दूसरा, अगर मेजॉरिटी लोग बोल दें कि भैया इसको बंद कर दो, इस स्कीम को बंद कर दो, मेजॉरिटी ऑफ यूनिट होल्डर्स अगर बोल दें तो बंद कर सकते हैं। तीसरा, अगर ट्रस्टी जो जिसका काम सिर्फ देखने का है, अगर ट्रस्टी को लगे काम गड़बड़ हो रहा है, नहीं चलना चाहिए, तो ट्रस्टी चाहे तो बंद करवा सकता है। फोर्थ, सेबी को लग रहा है यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है, नहीं 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 नहीं, यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट में हम इसको बंद करेंगे, तो बंद हो सकता है। 4 ग्राउंड बिना देखे याद हुआ। पहला ग्राउंड क्या था भैया, हम लोग पहले से जो प्री डिटरमाइंड टाइम था उसमें हम लोग बंद कर दिए। दूसरा, हमारे म्यूचुअल फंड के जो मेजॉरिटी यूनिट होल्डर हैं वो लोग बोल दिए कि बंद करो, हटा दो। तीसरा, ट्रस्टी बोल दिया कि हटाओ ना यार, क्या दिमाग खराब, बेकार का चीज़ है, खराब काम कर रहे हैं हम लोग, नहीं चलेगा। चौथा, सेबी बोल रहा है कि तुम लोग खराब काम कर रहे हो, हम देख लिए, ट्रस्टी नहीं बोला लेकिन हम देख लिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 75% मेजॉरिटी, मतलब 75% यूनिट होल्डर अगर स्कीम रेजोल्यूशन पास कर दे फॉर वाइंडिंग अप। ट्रस्टी को अगर लगता है कि नहीं भाई कुछ इवेंट हो गया, ऐसा इवेंट नहीं होना चाहिए, एक इवेंट होने के बाद वाउंड अप करवा सकता है कुछ ऐसा गंदा काम, लाइक जो ट्रस्टी को देख रहा है कि AMC के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड दिख रहा है, तो वो बोल सकता है कि भाई हम वाइंड अप करना चाहते हैं, करवा सकते हैं। सेबी को अगर लगे कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में उसको बंद कर देना चाहिए, तो बंद किया जा सकता है। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली कोई खास पॉइंट था नहीं, खत्म हो गया। इसके अंदर ना ये जो भी लिस्टेड एंटिटी है, जो भी लिस्टेड म्यूचुअल फंड है, उसको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा सेबी के पास। कौन कौन सा, डेली NAV अपना डालना होगा, मंथली पोर्टफोलियो, ईयरली पोर्टफोलियो, ठीक है, सारा कुछ डिटेल को आपको सेबी के पास जमा करना पड़ेगा। एंड इसमें बताएंगे कि हमारा कितना यूनिट मूवमेंट हो रहा है, कितना लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल देंगे। रेटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, एक रेटिंग आता है, मतलब रेटिंग लेना पड़ता है। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर क्रिएट करना है तो उसका रेटिंग लेना पड़ेगा। रेटिंग के अंदर बता रहेगा कि इसके अंदर रिस्क क्या है, फैक्टर वालों जो रेटिंग एजेंसीज है वो लोग डिसाइड कर लेंगे कि इसके अंदर फैक्टर वगैरह क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कितना रिस्क है, वो सब वो लोग पहले डिस्कस कर लेंगे एंड फिर एक रेटिंग देंगे। तो आप पूरी वो रेटिंग यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। एंड जो रेटिंग एजेंसी है वो लोग रेटिंग को चेंज करते रहता है कि नहीं अभी अच्छा है, नहीं अभी रिस्क हो गया, बढ़ गया, तो रेटिंग को भी फ्लक्चुएट कर देते हैं वो लोग। पेनल्टी वगैरह क्या है वो भी आप बताएंगे कि हमारे पे ये क्या पेनल्टी लग गया है, ठीक है। कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास हुआ है कि ट्रांसफरिंग से रिलेटेड हम लोग यूनिट होल्डर के ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर कुछ है तो हम लोग वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। एंड फिर लेसन राउंड अप आता है एंड ये हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। ओके, सो आई थिंक ये इंस्टीट्यूट के मैट से ही मैंने पूरा का पूरा प्रोविज़न एक्सप्लेन किया है, पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड कंप्लीट हो गया हमारा, आज पूरा एक चैप्टर फिनिश हो गया। एंड आई डोंट थिंक कि अभी कोई प्रॉब्लम होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने। एंड एक चीज़, अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, जो भी करना है। एक ग्रुप, मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे केस स्टडीज़ डेली अपलोड होते हैं। हर रोज़ एक दो तीन केस स्टडी मैं अपनी तरफ से फ्लो करता हूँ एंड वो केस स्टडी मेरे खुद के बनाए नहीं है, इंस्टीट्यूट के ही केस स्टडीज़ होते हैं। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी केस स्टडी है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक देख रहे हो तो बिना लाइक किए मत जाना, पाप पड़ेगा एकदम। शेयर जरूर करना, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयर कर दो यार, मतलब इतना मेहनत से इतना अच्छा रिकॉर्डिंग किए सेटअप वगैरह के साथ, अब तो शेयर कर देना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।